हेलो स्टूडेंट्स। हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूपीएससी के 2020 में आए एक फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जहां पर इस क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। आज से हम दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर आपको जो चैप्टर्स से टॉपिक्स आते हैं, जैसे मान लीजिए यूपीएससी 2020 में पहला क्वेश्चन कार्बन नैनो ट्यूब के ऊपर पूछा गया था। लेकिन आप क्या कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में थोड़ा सा पढ़कर क्या आपको लगता है कि अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको करने की स्थिति में रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उससे थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, आपको अलग अलग डायमेंशन पे सोचना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो सीरीज में आपके लिए क्या कर रहे हैं, इसमें हम आपको जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि हम करंट अफेयर्स को छोड़ते हैं, करंट अफेयर्स को हम नहीं करेंगे क्योंकि वो 2020 में आ चुका है, उसको करने का कोई मतलब नहीं है। हम यूपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, उसके हर एक डायमेंशन, हर एक पहलुओं पर सोचेंगे। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन कहाँ तक आ सकता है, उसके सारे अलग अलग डायमेंशन को कवर करेंगे। मेरे को विश्वास है कि अगर कार्बन नैनो ट्यूब से क्वेश्चन आता है तो आप उसको करने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा इन वीडियोस को देखने के बाद। इसी तरह हम अलग अलग टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे 2020 में आपके जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और वो टॉपिक अगर हमारे जीएस मेंस के सिलेबस में ओवरलैप है, यानी कि वो करंट अफेयर्स नहीं है, सीधी सी बात है, तब हम उस क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे और वो टॉपिक वाइज आपको अलग अलग वीडियोस के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। सबसे पहला आज क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो 2020 का क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट वाला। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब के ऊपर हमने लिया है। पहला जो है कार्बन नैनो ट्यूब, याद रखना यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट इसको हिंदी में भी कार्बन नैनो ट्यूब ही कहा जाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स। ठीक है, इसके अलग अलग पहलुओं को देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको दो भागों में तोड़ता हूँ आपको ध्यान से समझाने के लिए। कार्बन और नैनो और ट्यूब, यानी कि इसको मैं तीन भागों में ब्रेक कर लिया हूँ, दो से तीन भागों में। तो देखिए ये कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या होता है दोस्तों, कार्बन हमारा केमिस्ट्री में जैसे अलग अलग एलिमेंट होते हैं, ठीक है, आपने रसायन शास्त्र पढ़ा होगा, उसमें अलग अलग तत्व होते हैं, उसमें धातु भी होता है, अधातु भी होता है, उपधातु भी होता है, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, तीनों होते हैं। तो जो कार्बन है हमारा, वो हमारा नॉन मेटल है दोस्तों। क्या है? नॉन मेटल है। अब ये पता कैसे चलता है कोई चीज अधातु है या धातु है? आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि धातु और अधातु किसे कहते हैं, तो हम बहुत ज्यादा बेसिक पे नहीं जाएंगे, हम अधातु यहाँ पर कार्बन के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जो परमाणु संख्या होता है, वो कितना होता है दोस्तों? कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो होता है आपका 6। ठीक है, वो कितना होता है आपका? 6 होता है। तो हम उसको इस हिसाब से देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कार्बन का एक एटॉमिक नंबर ले लिया, तो यहाँ पर हो गया हमारा 6, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 6 लिख दिया। लेकिन अब ये 6 को कैसे ब्रेक करें? तो देखिए यहाँ पर सेल थ्योरी आपने पढ़ा होगा, अलग अलग सेल होते हैं, इसमें के सेल हो गया, एल सेल हो गया, इसी तरह दोस्तों एम सेल आता है और एन सेल आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 6 हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। ठीक है, तो इस 6 को हम अलग अलग भागों में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे और देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 सेल ले लिए, के एल एम एन। मैं आपको बता दूं कि के सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल सेल में 8, एम सेल में 8। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दूसरे में 8, फिर से 8 होता, इस तरह से बढ़ा जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो कार्बन में यहाँ पर फर्स्ट में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बचेंगे कितने, यहाँ से 2 माइनस करें तो 4 आ जाएगा, यानी कि दूसरे एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारा देखना है। ठीक है, लास्ट वाला इसको कहते हैं बैलेंसी, ठीक है, संयोजकता, लास्ट वाला जो वर्ड है ये 4 है, तो ये हमारा अधातु होगा। अब पता कैसे चला? अगर देखिए अंत में 0, 1, 2 या 3,
ये बच जाए इधर के भागों में तो याद रखना है वो हमारे धातु होते हैं, वो हमारे धातु होते हैं यानी कि मेटल होते हैं। लेकिन यहाँ पर आया 4 तो ये इनमें तो नहीं है, इसीलिए ये अधातु है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कार्बन क्या है, नॉन मेटल है यानी कि अधातु है। और यहाँ पर अगला वर्ड जो हमारा था कार्बन नैनो ट्यूब में वो था नैनो। कार्बन का मतलब आपको समझ आ गया, अगला वर्ड था नैनो। ठीक है, अब इस नैनो का अलग अलग साइज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग मापक इकाई होती हैं, इसमें हमारा नैनोमीटर भी है। जैसे हमारा मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है, डेसीमीटर होता है, इस तरह से ही हमारा नैनोमीटर होता है, डेकामीटर होता है। ठीक है, तो ये नैनोमीटर क्या है, नैनो का मतलब नैनो, नौ से याद रखना, नैनो, नौ आ रहा है तो नौ, नौ से याद रखना, नौ, 9। ठीक है, तो नैनोमीटर में क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर के बराबर दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 10 की पावर 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 की पावर 9, यानी कि एक नंबर का 10 की पावर 9वां भाग, यानी कि 9 जीरो आएंगे दोस्तों यहाँ। ठीक है, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और एक और जीरो लगा लें। ठीक है, तो 9 जीरो, यानी कि एक नंबर का इतनावां भाग है ये। ठीक है, 1 मीटर का इतनावां भाग होगा तो यहाँ पर हम बोलेंगे नैनोमीटर है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 1 मीटर का अरबवां भाग जो होगा उसको हम नैनोमीटर कहेंगे, यानी कि इतना छोटा हो सकता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नैनोमीटर याद रहेगा, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो ये हो गया नैनो के मतलब। ठीक है, तो याद रखना है कार्बन क्या है, अधातु है, नैनो क्या है, एक नंबर का अरबवां भाग। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया नैनो का मतलब क्या होता है दोस्तों। अब देखिए मीटर, नैनोमीटर, ठीक है, और यहाँ पर ट्यूब्स था, कार्बन नैनो ट्यूब। तो नैनो का मतलब मैंने बता दिया। अब ट्यूब का मतलब क्या होता है, ट्यूब का मतलब एक ऐसा संरचना जो कि सिलेंडर का आकार का हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस आकार को देखिए, यहाँ पर आपको सिलेंडर का आकार दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा आकार, ये कुछ सिलेंड्रिकल आकार है, बेलनाकार आकार दिख रहा होगा। ठीक है, ये बेलन का आकार है हमारा। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा आकार दिख रहा होगा। ठीक, ये बेलन है यानी कि सिलेंडर है। ठीक है, इसको कहते हैं हम ट्यूब। ठीक, तो कार्बन नैनो ट्यूब इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये जो ट्यूब है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा ट्यूब है, ये हमारा ट्यूब कैसा होता है दिखने में, ये बना होता है कार्बन का, ये बना होता है किसका, कार्बन का, इसीलिए यहाँ पर नाम आया कार्बन। ये नैनो क्यों नाम आया, क्योंकि इसके जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, अलग अलग तत्व होंगे छोटे छोटे, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। ये कितने होते हैं छोटे, तो इतने छोटे होते हैं। ठीक है, 10 की पावर 9 मीटर, कितने छोटे होते हैं, या 10 की पावर -9 मीटर, इतने छोटे होते हैं। ये सारे छोटे छोटे अलग अलग जो अणु हैं वो आपस में गुथे हुए होते हैं। ठीक है, वहां पर एक वेंडरवाल फोर्स यूज होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर कार्बन नैनो ट्यूब का मतलब है एक ऐसा ट्यूब जो कि क्या हो, कार्बन का बना हो और जिसका संरचना क्या हो, बेलनाकार हो, उसको हम बोलेंगे कार्बन नैनो ट्यूब। ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन आपको याद रखना है कार्बन नैनो ट्यूब में कार्बन ही केवल एक नहीं होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कार्बन केवल नैनो ट्यूब ही नहीं है, उसमें कार्बन के अलग अलग संरचना होती है, अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपको मैं बताऊं, ये कार्बन का चेन है। ठीक है, ये कार्बन का चेन है, नोमेनक्लेचर में यूज होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अलग संरचना है, ये हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन रिंग बनता है। इतना ज्यादा नहीं डिटेल में रखना है, याद रखना है हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। ये ग्रेफाइट है, ये क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है। ठीक है, एमोर्फस कार्बन है, ये अलग फ्लोरीन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, फुटबॉल सॉकर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये हमारा कार्बन नैनो ट्यूब है। ठीक है, और ये डायमंड स्ट्रक्चर है। इन सभी कार्बन में से हम केवल एक कार्बन के संरचना की बात करेंगे। तो आपको याद रखना है कार्बन का दायरा बहुत बड़ा है, उनमें से केवल हम एक संरचना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन नैनो ट्यूब तो आपको समझ आ गया मतलब क्या है कार्बन नैनो ट्यूब का। लेकिन आपको याद रखना है इसका यूज कहाँ होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम, इसके क्या फायदे हैं, किसने दिया था इस वर्ड को, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इनमें बाधाएं होती हैं, ये सारे के सारे पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कार्बन का नैनो ट्यूब होता है
ये कार्बन का जो नैनो ट्यूब आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा वैन डर वाल फोर्स काम कर रहा होता है। जैसे आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम में आपको ये कार्बन नैनो ट्यूब का स्ट्रक्चर है, देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये कार्बन नैनो ट्यूब्स है, ठीक है। ये आपको 3D डायमेंशन में दिख रहा है, ये घूमते हुए, तो इसी को कहते हैं कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। इसका डायग्राम आपने देख लिया कि किस तरह से होता है, ठीक है। ये कार्बन नैनो ट्यूब है दोस्तों, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, देख लीजिए ये कार्बन नैनो ट्यूब है। इस तरह से आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ अलग अलग क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ अलग अलग आपको संरचना दिखेंगे, ये आपस में मिलकर क्या है, आपस में गुथे हुए हैं और बने हुए हैं, एक स्ट्रक्चर को, एक बनावट को बनाए हैं, और ये एक ट्यूब के आकार के हैं, ठीक है, एक सिलेंडर के आकार के हैं। इसीलिए इसको कार्बन नैनो ट्यूब कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बन का बना होता है, ठीक है, और ट्यूब के आकार का होता है, इसी को कार्बन नैनो ट्यूब हम कहते हैं दोस्तों। ये आपको समझ आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है उसमें वैन डर वाल फोर्स लगता है। अब ये वैन डर वाल फोर्स क्या है, ये मैं आपको बता दूं। ये वैन डर वाल फोर्स काम कर रहा होता है। अब ये वैन डर वाल फोर्स जो होता है, ये सबसे कमजोर बल होता है। यानी कि क्या होता है ये बल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अणु है और यहाँ पर एक अणु है, ठीक है, दो अलग अलग यहाँ पर एटम्स है, दो अलग अलग परमाणु रखे हुए हैं। अब इनमें, इसमें और इसमें एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल काम कर रहा होता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है। इसी को कहते हैं हम वैन डर वाल फोर्स। लेकिन ये जो आकर्षण बल होगा ये बहुत कम होगा, यानी कि वीक होगा, कमजोर होगा, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। लेकिन ये कमजोर का मतलब ये नहीं कि ये कमजोर होता है, ये और फोर्स के कंपैरिजन में, और फोर्स के मुकाबले कमजोर होता है, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है वैसे, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं संरचना में, वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है, याद रखना है, मजबूत होते हैं। और ये डायग्राम्स में कार्बन, ये जो वैन डर वाल फोर्स है, ये एक ऐसा फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो अणुओं के बीच में लग रहा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं, ये जो कार्बन नैनो ट्यूब है, ये क्या खत्म हो सकते हैं क्या, क्या इसको खत्म किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, इसको खत्म किया जा सकता है, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। इसको, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसको अपघटित किया जा सकता है। तो इसको अपघटित करने के लिए हमेशा एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम काम कर रहे होते हैं, जो इसको खत्म करते हैं, ठीक है, इसको नष्ट करते हैं। तो ये खत्म हो सकता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डिस्कवर किसने किया, 1993 में लिजिमा, इछाइसी और बेथोनेट के द्वारा इसका डिस्कवरी किया गया है। इसका जो डायमीटर होता है वो एक 100 नैनोमीटर से कम होता है, 100 नैनोमीटर से कम होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में ये पूछा गया है, 100 नैनोमीटर से कम होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो नैनोमीटर के टाइप्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपको दो अलग अलग टाइप दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए, जैसे मान लीजिए नैनो ट्यूब्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के आप ले सकते हैं। एक होता है हमारा सिंगल सेल, ठीक है, एक होता है हमारा सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, SWCN, ठीक है। और एक होता है हमारा मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। तो दो होते हैं। ये सिंगल वॉल का क्या मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पर जो दीवार होती है वो केवल एक होती है। एक मतलब सपोज कीजिए ये बेलन है हमारा, और इस बेलन का केवल एक ही तरह से यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक ही दीवार है। जैसे आपको समझाने के लिए डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, और इस डायग्राम में देखिए, दोनों डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाला आप इस डायग्राम में देखिए केवल एक संरचना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक ये संरचना हो गया अंदर वाला, एक बाहर वाला संरचना हो गया, यहाँ पर दो अलग अलग संरचना से ये घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर इसको बोलेंगे सिंगल सेल्ड, ठीक है, सिंगल सेल्ड वॉल नैनो ट्यूब, ठीक है, या सिंगल वॉल्ड सेल नैनो ट्यूब, सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब SWCN इसका नाम पड़ गया, क्योंकि ये सिंगल वॉल है। और यहाँ पर क्या है, मल्टी वॉल है,
मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब, यानी एक से ज्यादा होगा, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, अलग अलग लेयर में होंगे, तो इसको बोलेंगे मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब। याद रखना है। इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा उसमें आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखता है। हेक्सागोनल का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हेक्सा का मतलब होता है 6, ठीक है, हेक्सा का मतलब होता है 6, तो यहाँ ध्यान से देखना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुछ ऐसा बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ इस तरह का आकार बन रहा है हमारा, इस तरह का। तो इसको कहते हैं 6 साइड है, इसीलिए इसको कहते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, 6 साइड होते हैं तो इसको कहते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बने होते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, सिंगल सेल या सिंगल वॉल और मल्टी वॉल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है हमारा जिग जैग, ठीक है, ये जिग जैग है हमारा, ठीक है, जिग जैग सिंगल वॉल नैनो ट्यूब, ठीक है। अब ये जिगजैग क्या है, तो जिगजैग क्या होता है हमारा, इस तरह से आपने देखा होगा, इसको कहते हैं हम जिगजैग, ठीक है, जिगजैग स्ट्रक्चर है। और एक होता है आर्म चेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको वर्टिकल रोल कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोल है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमको इस तरह से देखना है, इस तरह से वर्टिकल, और यहाँ पर हमको इस तरह से देखना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो देखिए जिगजैग कुछ ऐसा बन रहा है, आपको ध्यान से देखना, कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जिगजैग, और आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको मैं अलग कलर यूज करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये कुछ ऐसा, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, कहीं भी देखेंगे तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये जिगजैग स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको कहते हैं जिगजैग सिंगल वॉल नैनो ट्यूब, ठीक है। और यहाँ देखिए ये आर्म चेयर स्ट्रक्चर बनाता है, आर्म चेयर क्या है, ये देखिए, ये हो गया, 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 यानी कि कुछ ऐसा कुर्सी नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। इसका नाम इसीलिए ये कुर्सी नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्म चेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, आर्म चेयर स्ट्रक्चर है ये, आर्म चेयर सिंगल वॉल नैनो ट्यूब, इसलिए इसको कहते हैं। तो पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि आर्म चेयर किस तरह का होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो याद रखना आपको वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जिगजैग का कैसा होता है बनावट, तो याद रखना है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। दो तरह के यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है, एक हो गया जिगजैग, एक हो गया हमारा आर्म चेयर, दो हो गया। एक तीसरे तरह का होता है जिसको हम कायरल कहते हैं, ठीक है, कायरल नैनो ट्यूब, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कायरल, कायरल नैनो ट्यूब। अब इन तीनों के बीच में हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, इन तीनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन बेहतर कौन खराब, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिगजैग वाले को, जिगजैग वाले में क्या होता है, ठीक है। तो जिगजैग वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो फोर्स होता है इसके बीच में, यानी कि ठोस किस रूप में होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं, पहला जो आर्म चेयर है, आर्म चेयर जो होता है वो मजबूत होता है सबसे ज्यादा, इसको आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्म चेयर होता है स्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो होता है, दूसरे नंबर पे हमारा जिगजैग वाला होता है, यानी फर्स्ट नंबर पे ये हो गया, सेकंड नंबर पे ये हो गया, और थर्ड नंबर पे हमारा कायरल आता है, कायरल हमारा थर्ड नंबर पे आता है। इसका जो स्ट्रेंथ है वो वीक होता है इन दोनों के मुकाबले, ठीक है। तो अगर ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, इसके जो ठोसता के आधार पर, ठीक है, ठोसत्व के आधार पर, जो कितने ठोस हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है, इसके आधार पर इसको असेंडिंग यानी बढ़ते या घटते क्रम में लगाए। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले याद रखना है, पहले नंबर पे आपको आर्म चेयर रखना है, ठीक है, आर्म चेयर, दूसरे नंबर पे आपको जिगजैग रखना है, और तीसरे नंबर पे आपको कायरल रखना है, ठीक है। तीन तरह के अलग अलग यहाँ पर ठोस यानी कि स्ट्रेंथ के आधार पर तीन इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, बनावट होते हैं, याद रखना है, तीन अलग अलग बनावट होते हैं, ठीक है। इसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल याद रखना है, ठीक है। इस पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो है, अगला देखेंगे, ये सिंगल सेल हो गया। अब इसका मैंने बता दिया, ये टू डायमेंशनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हेक्सागोनल मतलब मैंने बताया 6 साइड, टू डायमेंशन मतलब 2D है, मतलब दो डायमेंशन में दो विमाएं हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा, इसके पीछे वाला भाग आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2D बनता है ये, पीछे वाला भाग नहीं दिख रहा होगा, यानी कि 2D स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसको हम मोड़ सकते हैं, ये इतना फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम मोड़ सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस आकार में देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर इसको इस पूरे सिलेंडर को कैसे मोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पर इसको मोड़ के इस तरह से गोलाकार सिलेंडर में बदल दिया गया है, यानी कि इसको सीट में परिवर्तित किया जा सकता है और इसको मोड़कर सिलेंडर बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। अगर ये सीट के रूप में रहता तो इसको कहते हैं कार्बन नैनो सीट, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्बन नैनो सीट, कार्बन नैनो सीट। लेकिन ये ट्यूब के रूप में बदल दिया इसलिए इसको कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के आधार पर हो गया 3 प्रकार। अब उसके बाद आगे देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ऑप्टिक्स में होता है, अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हुआ, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में यूज हुआ, ठीक है, यानी कि ये हमारा जो करंट है, ठीक है, जैसे तार होते हैं वायर, तो वायर का स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि कुछ वायर जो होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम कार्बन नैनो ट्यूब्स के वायर यूज करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ होता है ज़्यादा, तो ये जल्दी टूटते नहीं है आसानी से, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल्स में। ऑप्टिकल केबल जो होता है ऑप्टिक्स में, यानी कि प्रकाश लाइट के कम चैप्टर्स में लाइट के रिस्पेक्ट में जो जो अलग अलग नियम हो सकते हैं वो सारे के सारे कार्बन नैनोट्यूब्स को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई इस तरह का केबल बनाना है, ठीक है, तो ये केबल जो होगा वो अधिकतर इस तरह का जो टेप, इस तरह का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, इस तरह का कुछ ट्यूब बन रहा है, तो कार्बन नैनो ट्यूब से जो है हमारा वो लाइट को, यानी कि यहाँ से जो हमारा स्पेक्ट्रम जा रहा होगा, ठीक है, इसको यहाँ से आगे तक पहुँचाने में सिग्नल के रूप में, ट्रांसमिशन लाइन के रूप में काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह अगर आपको लाइट या एनर्जी पहुंचाना है तो वहाँ भी ये काम करता है, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स। हेल्थ के सेक्टर में भी इसका एक अच्छा योगदान है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में जैसे मान लीजिए किसी कोई मरीज है, उसका नर्व सिस्टम खराब रखा है, ठीक है, नसें काम नहीं कर रही, तो आर्टिफिशियल नर्व लगाया जाता है कार्बन नैनो ट्यूब्स का बनाकर, यानी कि जो कृत्रिम नर्व होते हैं, कृत्रिम नसें होती हैं, उनको बनाकर उनके अंदर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये भी इसका यूज है। तो मेडिसिन सेक्टर में भी इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिकल में भी और ऑप्टिक्स में भी। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में इसका यूज अब हो रहा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर पेपर में दे कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो उसके चांसेस हैं कि वो अधिकतर आंसर सही होंगे, ठीक है, अधिकतर आंसर सही होंगे, क्योंकि ये जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर इसके विकास होता ही रहा है, तो अलग अलग सेक्टरों में इसका यूज दिनों दिन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कार्बन नैनोट्यूब्स का यूज अधिकतर अलग अलग क्षेत्रों में होता है। तो ये हो गए इसके फायदे, ये इसका अलग अलग जगह यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कैंसर के इलाज में भी इसका यूज होता है, जैसे हमारा कैंसर है, ठीक है, उसके इलाज में भी इसका यूज होता है, क्योंकि वहां पर क्या है हमारा, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब से ऐसे एक नैनो डॉक्टर होता है, ठीक है, नैनो डॉक्टर। ये नैनो डॉक्टर क्या है, मान लो कोई इस तरह का टैबलेट है, तो इसमें क्या होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज करके यहाँ पर क्या होता है, नैनो डॉक्टर भेजे जाते हैं। नैनो डॉक्टर एक इस तरह से टैबलेट के रूप में हो सकता है या चिप के रूप में हो सकता है, वो शरीर के अंदर अगर जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको कैंसर है, ठीक है, वो कैंसर सही हो सकता है अभी, ठीक है, उसका इलाज संभव है, तो ये क्या होगा, ये टैबलेट आपको देगा और धीरे धीरे, या आपको कुछ मान लो पथरी है, तो ये पेट के अंदर जाएगा और वहाँ पर इसके जो नैनो डॉक्टर नाम पता है इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटे आकार में जो भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स की जो भी शिक्षा ले रखा है, ठीक है, वो सारे के सारे को एक चिप में स्टोर कर दिया जाता है और उसको आपके शरीर के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, गोली के रूप में या चिप के रूप में वो जाएगा और अंदर में आपको एक दिन में वो अंदर में अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पथरी है, आपको पथरी का ऑपरेशन नहीं करा के वो आपके पेट में जाके उसको क्या करेगा, उस पथरी को वो गला देगा, ठीक है, वहीं पर वो उसको सीजर से काटेगा, ठीक है, वहां पर क्या करेगा, वो उसको काटेगा और काट के वहां से उस जगह को हटा देगा और वहां पर इसको सिल देगा, ठीक है, जैसे ऑपरेशन होता है, बट वो आपको पता ही नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर काम होगा, पता नहीं चलता है, समझ नहीं आएगा, लेकिन काम हो जाता है। तो नैनो डॉक्टर्स का भी यूज हो रहा है, तो हेल्थ के सेक्टर में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, याद रखना है आपको, इसमें ऑप्शंस कैसे भी आएंगे तो अधिकतर चांसेस है कि वो सारे ऑप्शन सही हो, ठीक है, ये याद रखना है आपको, कुछ ऐसे अटपटे से ऑप्शन हो सकते हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक। तो ये हो गया इसका फायदा। अब आते हैं इसके क्या क्या नुकसान है। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स का सबसे बड़ा नुकसान है इसका साइज, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, तो छोटे साइज होने के कारण इसका यूज तो हम कर सकते हैं बट इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है, जैसे मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है, अगर ऑपरेशन में इसके कुछ
पार्टिकल्स टूट के इधर उधर गए तो वो वहां पर रहकर कैंसर को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे कैंसर जैसे छूटता है वैसे इससे कैंसर हो भी सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जो मैनेजमेंट जो है उसमें अगर प्रॉब्लम है, जो ने चिप डाला था या जिसने गोली दिया था, अगर वहां कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उस केस में आपको कैंसर जैसी समस्या हो सकती है। ठीक है, दूसरा है इसका कॉस्ट। कार्बन नैनो ट्यूब्स की कॉस्ट जो होते हैं बहुत महंगे हैं, पर ग्राम 1500 से $2000 का आता है। ठीक है, तो इतना महंगा होने के कारण इसका यूज बहुत कम होता है, यानी कि काफी नोवेल इलीट सेक्टर में ही इसका यूज हो रहा है, क्योंकि गरीब लोग इसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1500 से $200, ठीक है, पर ग्राम आ रहा है ये। ठीक है, इसलिए इसका जो सबसे बड़ा कारण है इसका कॉस्ट, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि इसका ये बाधा है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है जो ये टेम्परेचर जो अगर ज्यादा कर दें शरीर का या वातावरण का तो वहां पर ये आग पकड़ लेगा, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, पर ये आग पकड़ लेता है, ये भी आपको याद रखना है। बट आग अगर लगेगा तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसके प्रॉब्लम है। कार्बन नैनो ट्यूब शरीर के किसी भी लंग्स को डैमेज कर सकता है, शरीर के किसी भी भागों में जाके आपके अंदर के इंटरनल जो भी ऑर्गन्स है उसको खराब कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। आपके जो शरीर में आंत होती है वहां पर जाके सूजन पैदा कर सकता है। ठीक है, इससे अलग अलग तरह की एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह की बीमारियां हो सकती है, दीर्घकालिक और अवधि जो अल्प अवधि के होते हैं। ठीक है, दोनों तरह की आपको बीमारियां हो सकती है, ये याद रखना है। इसके बाद ये तो हो गए इसके बाधा। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और इसके फायदे भी हमने देख लिए। और इसके अलावा इसका जो कंडक्टिविटी होता है यानी कि सुचालकता होता है, वो भी क्या होता है नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इस तरह के जो मेटलॉइड्स होते हैं यानी कि जो अर्धचालक होते हैं जिसको बोलते हैं, अगर वो हैं तो वहाँ पर इस ये सेमीकंडक्टर भी हो सकते हैं कुछ में, और कुछ में इसका कंडक्टिविटी अच्छा होता है। ठीक है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं उसको हम, यानी कि ऊष्मा के ऊपर ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं, यानी कि ऊष्मा अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ये फ्लो करवाएगा। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी होती है, याद रखना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि खींचने की जो क्षमता होती है वो भी इसकी क्या होती है ठीक ठाक होती है, बहुत ज़्यादा दूर तक खींच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका पर्पस बहुत ज़्यादा जगह यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, तो इसको खींचा जा सकता है, ये याद रखना है आपको। इसका अलग अलग जगह मैंने सेक्टर में बताई दिया कहाँ कहाँ इसका यूज है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान कारक है? तो देखिए हर एक टेक्नोलॉजी का अपना एक पॉजिटिव्स और अपना एक नेगेटिव्स होता है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का जब खोज हुआ था तो उसके नोबेल वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बट आज वही प्लास्टिक कितना ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए साबित है, हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के लिए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो भी हो रहे हैं ये बहुत कारण है। प्लास्टिक्स अलग अलग क्षेत्रों में फेंक दिए जाते हैं जिससे कई चीज़ें मरती हैं, कई जीव मरते हैं। ठीक है, कई तरह की बाढ़ की समस्याएं आ जाती हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम है इसमें। तो प्लास्टिक पहले जैसे वरदान था अभी अभिशाप साबित हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव्स हर चीज़ के होते हैं। वैसे ही कार्बन नैनो ट्यूब का भी है। कार्बन नैनो ट्यूब जहाँ पर हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, जहाँ पर ऑप्टिक्स के सेक्टर में यानी कि लाइट वाले सेक्टर में उस सेक्टर में अलग अच्छा कर रहा है, इंजीनियरिंग सेक्टर में अच्छा कर रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों में ये अच्छा करता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में इसका काम है। ठीक है, इसका कृषि क्षेत्र में काम हो सकता है। अलग अलग सेक्टर में इसके बहुत अलग अलग डाइवर्सन अलग अलग विविधताओं में इसका काम हो सकता है, वहाँ इसके लिए फायदेमंद है। लेकिन दूसरी ओर इसका जो कॉस्ट है जो कीमत है वो थोड़ा महंगा है, तो ये गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, जिससे क्या है समावेशी विकास नहीं हो सकता, यानी कि सभी लोगों को साथ साथ लेकर चलने वाला जो विकास है उसमें ये अवरोध पैदा करेगा। समावेशी विकास तभी संभव होगा जब इसके प्राइस को, इसकी कीमत को थोड़ा गरीबों के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाएगा, यानी कि इनके कुछ फायदे गरीबों को भी मिले। लेकिन याद रखें जहाँ कुछ फायदा है वहाँ इसके नुकसान भी हैं। जैसे अगर मैनेजमेंट सही नहीं है, अगर आपका डॉक्टर सही नहीं है जो उसको इम्प्लांट किया है यानी कि आपके शरीर में उसने डाला है चिप के रूप में, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ी होती है या वहाँ पर कुछ टूट-फूट घिसावट के कारण वो चिप आपके शरीर के अंदर कोई भी उसके कण रह जाते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका ये सबसे बड़ा दुरुपयोग है, जिसमें आदमी बच भी सकता है और मर भी सकता है। यानी कि एक जगह तो आपकी बीमारी को ठीक कर रहा है, वहीं दूसरी जगह ये क्या कर रहा है आपको बीमार कर रहा है, बीमारी आपको दे रहा है। तो इसके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स के। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ओवरऑल निष्कर्ष क्या होना चाहिए, तो निष्कर्ष के रूप में हम बता सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में हर एक टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का
चूंकि फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, अतः ये बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसके केवल नुकसान होंगे। इनके लाभ को देखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका भारतीय समाज और वैश्विक समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए हम इसके जो गलत हैं, जो नेगेटिव्स हैं, जो ऋणात्मक पक्ष हैं, उसको कम करके इसके सकारात्मक पक्षों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। जिससे हम ना केवल अपने जीडीपी के विकास में, अपने तकनीकी सुधार में वृद्धि ला सकते हैं, वहीं इससे हम समावेशी विकास को भी प्रोत्साहन कर सकते हैं। क्योंकि समावेशी विकास होगा, इससे हमारा ये सतत विकास होगा और सतत विकास हमारा एसडीजी गोल का पार्ट है। ये हमारा एसडीजी गोल का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें भी बार-बार समावेशी विकास को लेकर चर्चाएं उठती हैं। जलवायु मुद्दा एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि ये अलग-अलग सेक्टरों में बहुत ज़्यादा योगदान देकर, मेडिकल सेक्टर में, अलग-अलग सेक्टरों में योगदान देकर जलवायु परिवर्तन को भी कम कर सकता है। ये कैसे कम कर सकता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं, ये तकनीक के रूप में काफ़ी उच्च तकनीक और आधुनिक तकनीकों से लैस हैं, तो इसमें ये वो क्षमता है कि ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को देख सकें, ठीक है? अगर हम कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज़ करके, प्रयोग करके कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे यंत्र बनाएँ, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ों का पता लगा सके, उसको कम करने में हमारा योगदान दे सके, तो ना केवल अभी का पीढ़ी इससे लाभान्वित होगा, वहीं भविष्य में आने वाले पीढ़ी भी इससे लाभान्वित होंगे, जिससे हमारे समावेशी विकास और सतत विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने साइंस के टॉपिक को यहाँ पर हमने कहाँ-कहाँ टॉपिक ऐड किया, एनवायरनमेंट में ऐड कर दिया आपका जलवायु परिवर्तन से लेकर, यहाँ पर आपको साइंस टेक में तो ऐड ही कर दिया है, ठीक है? यहाँ पर आपको समावेशी विकास, इस तरह के मुद्दे आपको इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं, वहाँ यूज़ किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस तरह का यूज़ करके हमने आईआर से इसको जोड़ दिया वर्तमान परिप्रेक्ष्य और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, ठीक है? तो ऐसे आपको कनेक्ट करना आना चाहिए चीज़ों को। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, पॉजिटिव्स जानते हैं, नेगेटिव्स जानते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किस-किस सेक्टर में यूज़ करने से इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कितने तरह के होते हैं, अगर ये सब आपको पता है, तो आपका कार्बन नैनो ट्यूब्स में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। याद रखना है, कार्बन नैनो ट्यूब्स एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन आएगा अगर, और अगर किसी सेक्टर में यूज़ करने को बोले, तो अधिकतर ऑप्शन सही होंगे, इसको आपको याद रखना है। मैं अधिकतर बोल रहा हूँ, याद रखना, सब नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, जहाँ पर वो गलत साबित हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर टॉपिक्स में ये कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज़ होगा ही होगा, ये याद रखना है। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान से देखकर अधिकतर ऑप्शन टिक लगाने पड़ेंगे, ठीक है? वो सही होगा आपका, ये आपको याद रखना है। आप अगर अलग-अलग डायमेंशन पे सोचेंगे, तो आपको वो समझ आएगा कि हाँ, इसका इस क्षेत्र में भी योगदान हो सकता है। जैसे आपको कनेक्ट करेंगे कि चलो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में क्या इसका योगदान हो सकता है? तो आप सोचेंगे हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स का कृषि क्षेत्र में भी योगदान हो सकता है। तो ऐसे करके आप दिमाग लगाएँगे, कुछ ना कुछ सेक्टर में इसका योगदान आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इस तरह से आपको कार्बन नैनो ट्यूब्स के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, जितने टॉपिक्स इसमें थे। अलग-अलग पहलुओं को भी देख लिया है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये भी देख लिया है। तो आइए यूपीएससी 2020 का जो क्वेश्चन था, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लें। यूपीएससी 2020 में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपका था कि कार्बन नैनो ट्यूब्स के क्या-क्या यूजेज़ हैं, क्या-क्या फ़ायदे हैं? तो देखिए, अब बताना आपका क्या होगा आंसर। ये पहला ऑप्शन दिया था कि ये क्या ड्रग और एंटीजन, ये एंटीजन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक टॉपिक एंटीजन होता है, ठीक है? ड्रग और एंटीजन में ये क्या करता है, कैरियर के रूप में यूज होता है हमारे शरीर में, मानव के शरीर में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में ये क्या है, ड्रग और एंटीजन को ले जाने का काम करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, ये आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज का यूज करता है, यानी कि जो हमारा कृत्रिम है, कृत्रिम जो नसें होती हैं, उसको बनाने में इसका योगदान है, ठीक है? और ये क्या है, इंजर्ड पार्ट जो होता है, मनुष्य का कोई नस खराब हो गया है, उसको हटा के इसको लगाने में, ठीक है, इसका योगदान होता है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है, ये बायोकेमिकल सेंसर के रूप में काम करता है। और चौथा है, ये डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल। तो बताइए कौन सा आंसर आप लगाएंगे, टिक करेंगे? आपने सोच लिया होगा शायद आंसर, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है, तो आपने यहाँ पर बस बायोकेमिकल सेंसर के बारे में नहीं देखा होगा।
जैसे मैंने आपको अभी नहीं बताया है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अधिकतर ऑप्शंस चांसेस हैं सही होंगे। तो यहाँ भी पहला मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को ले जाने का काम करता है, तो शरीर में ये एक जगह से दूसरे जगह ड्रग को ले जाने का भी काम करेगा, तो ये सही होगा। दूसरा यहाँ पर सीधे ही दे रखा है कि जो ब्लड है हमारे, वो नर्व से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काम आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन को देखेंगे, अभी देखते हैं। चौथे ऑप्शन में बायोडिग्रेडेबल है, तो मैंने आपको बताया ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसको ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इसको अपघटन करते हैं, तो ये खत्म भी हो जाते हैं, तो ये भी आसान आसान था ऑप्शन, तो ये भी सही है। यानी कि तीसरा ऑप्शन बात में फंसता है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, आपको पूर्व धारणा बनाना पड़ेगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में ये चारों ऑप्शन सही होने के मैक्सिमम चांस, अधिकतर चांस होते हैं। लेकिन फिर भी बायोकेमिकल सेंसर क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बायोकेमिकल सेंसर जो होता है दोस्तों, ये केमिकल और मेडिकल सेक्टर में क्या है, जैसे रिएक्शन होते हैं ना, तो बायोलॉजी से रिलेटेड है। देखो, बायो और केमिकल, बायोलॉजी मतलब शरीर से रिलेटेड है, और केमिकल मतलब रसायन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब रिएक्शन होते हैं शारीरिक और रासायनिक रूप से, तो उसमें क्या है, किसी भी चीज का शारीरिक में रिएक्शन और रासायनिक में रिएक्शन, इनमें जो रिएक्शन होता है, तो उसका पता लगाने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए बायोकेमिकल सेंसर का यूज होता है। जैसे हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमारा नस खराब था, तो ये कैसे पता चला, ये पता चला इसी बायोकेमिकल सेंसर से, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा शरीर बायोलॉजी का पार्ट है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसका ये सेंसर डिटेक्ट कर लेता है, आसानी से पता लगा लेता है। ऐसे ही कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें कुछ अगर खामियां हैं, उसको भी आसानी से पता लगा लेता है, इसीलिए ये बायोकेमिकल सेंसर में यूज होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसके चारों ऑप्शन सही थे हमारे। अगर आपको ये समझ आ गया होगा चीजें, तो आप यहाँ से अगर रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके क्वेश्चंस अधिकतर चांस है सही होने के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो लगभग लगभग सारे पहलुओं को लेकर करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें आपका इससे अलग कुछ भी ऐसा कोई चीज छूटा नहीं है जो आपको तकलीफ देगा। अधिकतर इसमें हमने पहलुओं को देख लिया है। तो ये आपका कार्बन नैनो ट्यूब्स का हो गया है पूरा खत्म। अगर आप टेक्निकल जाना चाह रहे हैं, तो उस पे भी हम वीडियो ला सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिहाज से, यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में उतना टेक्निकल नहीं पूछता है, इसीलिए आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो आपको कोऑर्डिनेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, मॉलिक्यूल के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने पीपीएस में मापा जाता है, वेवलेंथ क्या होगा उसका, अलग अलग डेंसिटी पे क्या फर्क होता है, तो इसमें काफी अंदर तक जाया जा सकता है, लेकिन उतना अंदर जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आएगा भी तो वो किसी को नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया खत्म। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।